औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा। आप सब दोस्तों का शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। जैसा कि आपको पता है, तकरीबन एक लगातार हमारा एक स्टडी सर्कल जो है वो होता था, लेकिन एक अरसे से जो इसके अंदर तातल का शिकार था, तो इंशाल्लाह दोबारा इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो हमने कहा जैसे भी है, अब दिन थोड़े हैं, कैसे भी है, अब एक दफ़ा स्टार्ट लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे मोहसिन, हमारे बड़े काबिल एहतराम डॉक्टर उस्मान गनी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने अपना वक़्त दिया मसरूफ़ियत में से। मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इम्तियाज़ साहब का शुक्रिया। और इसी तरीके से हम चाह रहे थे कि नए दोस्त जो हैं वो भी हमारे साथ जो है नॉलेज शेयरिंग का हिस्सा बने, तो उसके लिए भी हम अपने नए दोस्तों को इसमें शामिल कर रहे हैं, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उनका कॉन्फिडेंस बहाल हो, उनकी भी ट्रेनिंग हो, ताकि आने वाले वक्त में वो भी जो ये डाइस है वो खाली ना हो, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस शेयरिंग में शामिल हो सके। तो इस हवाले से डॉक्टर साइमा रऊफ़ की जो उन्होंने गुफ्तगू की, माशाल्लाह उनको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने इस मौजू के ऊपर अच्छी गुफ्तगू की। डॉक्टर नदीम साहब, तो वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला ये कॉन्फिडेंस आता जाएगा। डॉक्टर नबीद नवाब साहब तो खैर अच्छी गुफ्तगू करते हैं पहले भी। तो बहरहाल टाइम चूँकि अभी हमने 12 बजे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अपने वक्त पे इसको क्लोज़ करने की, तो मैं 10 से 15 मिनट आपसे मुखातिब होऊंगा। और मुझे कहा गया था कि मैदे के अमराज के हवाले से आपने गुफ्तगू करनी है, तो मैं इस वक्त चूँकि वक्त नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसकी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी में जाऊँ। जो लोग आप डिमांड करते हैं कि दवाइयाँ बताएं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम हमारे क्लिनिक के ऊपर होते हैं और तो क्लिनिक पे जो हमें प्रॉब्लम होते हैं, क्लिनिक पे जो हमें प्रॉब्लम होते हैं उनको हम देखें और उसको क्लिनिकली तौर पर हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप कम ऐसे हो गए। चलो, तो इसमें जो हमारे पास जो होम्योपैथिक इस्तिलाह है, ठीक है ना, एहसासात की इस्तिलाह, उसमें हम देखेंगे कि मरीज़ क्या फील करता है, हमारे साथ प्रॉब्लम लेकर क्या आता है। देखिए, दो ट्रैक हैं जिसके पास आपके पास मरीज़ आपके पास आके लेके कहेगा मुझे एच पेलोरी है, मुझे गैस्ट्राइटिस है, IBS है, ठीक है ना, मुझे अल्सर का प्रॉब्लम है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जानना इंतहाई ज़रूरी है फ़र्ज़ की हद तक। लेकिन इन चीज़ों को जानने के बाद आपने जिस बुनियाद के ऊपर अपनी दवा की सिलेक्शन करनी है, उसका जानना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और वो क्या है, देखिए, आप अगर रेपर्टरी कहते हैं, मरीज़ कहता है कि मेरे पास जलन होती है या अल्सर है, आपके पास एक दवाओं की लंबी लिस्ट है और आप उस बुनियाद के ऊपर तो नहीं जा सकते। अल्सर के पेशेंट्स को भी मुख्तलिफ फीलिंग होती है, एच पेलोरी के पेशेंट को डिफरेंट फीलिंग है। वो आकर जलन भी कह सकता है, घबराहट भी कहता है, बेचैनी भी कहता है, दर्द भी कहता है, बोझ भी कहता है। और ये आम मैदे के प्रॉब्लम में मरीज़ को होता है, बदहज़मी के मरीज़ों को भी होता है। तो हमने देखना है कि कॉमन मसाइल हमारे पास क्या आते हैं और उन मसाइल के ऊपर हमारे पास उसका हल क्या है। तो आप देखें, सबसे ज़्यादा जो मरीज़ आकर आपको कंप्लेन करेगा वो कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा मैदा ख़राब रहता है,
तो आपने मैदे की खराबी के बाद दूसरा सवाल करना है कि आपको मैदे में क्या मसला रहता है, क्या महसूस होता है, वो खराबी क्या महसूस करते हैं। क्योंकि आप अक्सर देखेंगे मरीज आपको बताएगा कि मैदे का मसला है, जब आप सवाल करेंगे मैदे का कोई मसला भी नहीं होगा, उससे हटकर कोई चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन मरीज खुद ही कह रहा होता है कि मैदे का मसला है। चेहरे पे कील है तो कहेगा मैदे की गर्मी है, नाम मैदे का लेगा। तो आपने कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जिसको आपको फेस करना पड़ेगा, मरीज आकर कंप्लेन करेगा कि मैदे का दर्द है, ठीक है ना, मैदे का प्रॉब्लम। तो आपने फिर पूछना है, क्योंकि मरीज को तो नहीं पता दर्द क्या है, बोझ क्या है, खालीपन क्या है, अफारा क्या है। आपने इन सारी चीज़ों को अलहदा अलहदा पूरा तोल के, जिस तरह टेस्ट करते हैं, मैं मरीज से हमेशा कहता हूँ कि जितने तू सारी फाइलें करवा के टेस्ट करवा के आया है, उससे सिर्फ महंगा मेरा एक सवाल है। अगर तू सही सवाल बता देगा तो तुझे सही दवा मिलेगी और पहले दवा से फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सवाल आपका कीमती और सही टेक्निकल होना चाहिए। तो मरीज जब आपको कहे कि यहाँ पर दर्द होता है, तो आपने वाकई पूछना है कि दर्द होता है, जलन होती है, बोझ होता है। तो मरीज आपको ज़्यादा आपको मिलेगा जो आपको दर्द नहीं कहेंगे, फिर कहेगा मरीज कहता है बोझ होता है। दर्द के कम मरीज मिलेंगे, बोझ के मरीज आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो बोझ के हवाले से आपके पास 3-4 टॉप की दवाएं जो आप अक्सर देखते हैं, और उसमें एक तो पल्साटिला है, एक ब्रायोनिया है, और नक्सवामिका है, एनाकार्डियम है, और कालीबाइक्रोम में भी बोझ और दर्द पाया जाता है। तो ये 4-5 दवाएं हैं, कितना मुश्किल है इसको याद करना। अब इसके ऊपर आप देखें कि ब्रायोनिया का मरीज, उसके अंदर हमने ये नहीं कहना मैदे का दर्द है, हरकत से ज्यादा होती है कि नहीं होती, ठीक है ना। तो उसकी अलामात को आपने उसके टेम्परामेंट में देखना है, मुंह कड़वा दोनों में होता है। तो आपने ये कहना है कि उसके बोझ के साथ कब्ज होती है। ये कब्ज ऐसी चीज है जो पल्सा में नहीं पाई जाती, एनाकार्डियम में नहीं पाई जाती। ऐसी कब्ज आपको नक्स में भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। नक्स बाल का नरम पखाना होता है, जोर लगा कर करता है, सख्त पखाना सिर्फ इन तमाम दवाओं में ब्रायोनिया की खासियत। उसके साथ दूसरा, आप प्यास की ज्यादती भी पूछ सकते हैं। बाल का प्यास नहीं मिल रही होती लेकिन कब्ज मिल गई या प्यास को एक सिरा मिल गया, तो आपके पास ब्रायोनिया का मरीज है तो सांस भी फूलेगा, उसका सांस फूलेगा। आप जितनी मर्जी दवाएं दे दें कमजोरी के लिए, ताकत के लिए, आप ब्रायोनिया देंगे तो उसके मरीज का सांस जो फूलता है वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो बोझ की पहली दवा आ गई, मुंह कड़वा है। दूसरी चीज पल्साटिला है। पल्साटिला में आपको बंद जगहों पर घुटन मिलेगी, घबराहट मिलेगी, स्ट्रेस और रोने की कैफियत ज्यादा होगी। ब्रायोनिया में चिड़चिड़ापन और गुस्सा ज्यादा होगा, ठीक है ना। इसमें रोनापन इतना नहीं, इसमें चिड़चिड़ापन गुस्सा ज्यादा होगा मरीज में, और इसमें बांझो, इसमें कब्ज नहीं पाई जाएगी। तो ये मेन चीजें जो आप जानते हैं, इन्हीं अलामतों के जरिए आपने फर्क करना है। तीसरी, आपने पूछना है खाना खाने के फौरन बाद मैदे का जो बोझ होता है या खाना खाने के कुछ देर बाद होता है। मरीज अगर आपको कहता है फौरन बाद होता है, फौरन से मुराद फौरन बाद हो गया 10 मिनट 15 मिनट, या मरीज को आपने पूछना है कि घंटे बाद होता है, जाके 1.5 घंटे बाद होता है। अगर मरीज घंटे 1.5 बाद जाकर उसका बोझ बढ़ता है तो उसके पास आपकी वाहिद नाकाम होने वाली दवा नक्सवामिका है, ठीक है ना। तो नक्सवामिका के अंदर बोझ भी काफ़ी देर बाद होता है। और इस तरीके से अगर मरीज कहता है कि जैसे काफ़ी देर बाद बोझ होता है और खाने से बेहतर होता है, आपने फिर दूसरा सवाल करना है खाली मैदा भी होता है, नाश्ते से पहले का सवाल करना है। अगर मरीज कहता है नाश्ते से पहले भी होता है, खाली मैदा भी होता है, फिर खा लेता हूँ तो बेहतर होता है, फिर 2 घंटे बाद जाकर होता है, तो ये एनाकार्डियम है। तो यही आपकी दवाएं हैं। और बोझ के हवाले से मरीज आकर आपको कहता है कि मेरे जलन होती है। जलन आप देखें कि एच पैलोरी के हवाले से आपको ये जितना, ये चूंकि इसकी एच पैलोरी की जो एंड है, जब वो बढ़ जाएगा इसकी बड़ी कॉम्प्लिकेशन अल्सर है। और 99% जो मरीज आते हैं वो अल्सर के नहीं होते। अभी एच पैलोरी डायग्नोज होता है, मरीज अपने ऊपर जो है ना खौफ सवार कर लेता है, कहता है जी एच पैलोरी हो गया तो इसका मतलब है कि अल्सर हो गया। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन कर सकता है अगर ज्यादा अर्सा तक, कई साल तक रहता है, और उसको अगर गलत ट्रीट किया गया है तो फिर तेजी के साथ मरीज अल्सर की तरफ जा सकता है। उसकी वजह क्या है कि ये ऐसा बैक्टीरिया है। देखें, आपके मैदे में बहुत तेज तेजाब होते हैं, इतना तेज तेजाब है कि उसके अंदर अगर वो तेज ना हो तो आपका गोश्त डाइजेस्ट नहीं हो सकता। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप सब जानते हैं पीएच लेवल इस तेजाबियत को तोड़ने के लिए यानी असास और तेजाब को तोड़ने के लिए एक पैमाना है जिसको पीएच वैल्यू कहते हैं हम।
7 पानी का लेवल है, यानी ये न्यूट्रल होता है, ना तेजाबी और ना असासी। 7 से जैसे लेवल कम होगा, ठीक है ना, 6 पे 5 पे, तो उतनी तेजाबियत क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ये जो हमारा फ्लश का तेजाब है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा भी 4 से 4.5 pH इसकी वैल्यू होती है, 4 से 5 पॉइंट। इससे और तेज तेजाब क्या होगा, 3। स्टोमक में जब डाइजेशन हो रही होती है उस वक्त जो वहां पर जो पीएच वैल्यू होती है वो 1 से 2 होती है, यानी बहुत तेज तेजाब होते हैं। और उसके बाद उसके 2 घंटे बाद फिर इसकी पीएच वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, एसिड कम होना शुरू हो जाते हैं। और उस इतनी तेज एसिडिटी के अंदर, इतनी तेज तेजाब के अंदर कोई भी जरासीम बाकी नहीं बचते हैं। लेकिन जो ये एच पैलोरी है, ये उस तेजाबियत के अंदर भी सर्वाइव करता है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह आपने जब सोचा कि इतने तेज तेजाब में जो हम गोश्त खा रहे हैं वो प्रोटीन गोश्त ही है ना, वो गोश्त उस तेजाब के अंदर गल रहा है, लेकिन मैदे की परत है पतली, सोचरी देखिए वो क्यों नहीं करती, क्योंकि जो म्यूकोजल बैरियर होता है अंदर स्टमक की जो पहली तह है उसके अंदर अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि जैसे ही तेजाब, इतने तेज तेजाब जब बनना शुरू होते हैं, वो म्यूकोजल बैरियर, म्यूकोजा जो डिस्चार्ज है वहां पर जो सेक्रेशन खारिज होती है वो अल्कलाइन रिएक्ट करती है। अल्कलाइन रिएक्ट का मतलब है कि आपने साइंस में देखा था कि जो तेजाब है, तेजाब के ऊपर जब आप कोई असास डालते हैं, बेस असासी नौइयत की जो अगर कोई चीज डालती है, यानी जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है, अगर आप उसको डालते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, पानी और नमक बन जाता है। तो अल्लाह का निजाम देखें, जो हमारा लुआब है इसकी पीएच ये अल्कलाइन है, ठीक है ना। इसी वजह से ये जो हमारा जो मैदे की ग़िज़ा की नाली है, इसके अंदर क्या होता है, किसी किस्म की एसिडिटी नहीं होती, हम जो खाते हैं ये अल्कलाइन रिएक्शन के साथ मैदे के अंदर जाता है, और मैदे का मुंह फिर क्या होता है, ऊपर से बंद हो जाता है, और उसमें फिर एसिड जो है वो खारिज होते हैं और मैदे की ग़िज़ा जो है हजम होती है। लेकिन अगर किसी वजह से खाने के फ़ौरन बाद कोई आधे घंटे के अंदर अगर वो तेज़ाब या बाद लोगों में वो पानी अगर ऊपर आता है, तो आपने देखा बड़ी शदीद जलन होती है और एसिड होती है, क्योंकि उस वक्त शदीद तेज़ तेज़ाब होता है। तो वो चूँकि ऊपर जो हमारी ग़िज़ा की नाली है वहाँ पर उस तेज़ाब को रोकने वाला कोई निज़ाम नहीं लगा हुआ। लेकिन मैदे में उस टाइम क्या होता है, जिस टाइम तेज़ाब खारिज हो रहे होते हैं, वही म्यूकोजल बैरियर क्या करता है, यही अल्कलाइन रिएक्शन जो तेज़ाब को न्यूट्रल करती है, हर वक्त मुसलसल खारिज होती रहती है, जो उस तेज़ाब को साथ के साथ क्या करती है, न्यूट्रल करती रहती है। और यही काम ये एच पैलोरी बैक्टीरिया करता है। जैसे तेज़ाब खारिज होने शुरू हो जाते हैं, इसके पास सलाहियत है, ये मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन के ज़रिए अपने गिर्द क्या करता है, अल्कलाइन खौल बना लेता है, जिसके ऊपर तेज़ाब असरअंदाज नहीं होते, तो इस तेज़ाब में वो सर्वाइव करता है। और जब तेज़ाब डाइजेशन कमी होती है उसमें अपना वर्क करता है फिर, ठीक है ना, मैदे की दीवारों को तबाह करता है, म्यूकोजल बैरियर को। और एक दफ़ा म्यूकोजल बैरियर जहाँ से डैमेज हो जाए तो वहाँ पर चूँकि तेज़ाब की सेफ्टी के लिए कोई रिएक्शनरी तौर पर कोई चीज़ नहीं होती, तो क्या होता है फिर आहिस्ता मैदा वहाँ से डैमेज होना शुरू होता है, अल्सर होता है, और उसके बाद फिर परमानेंटली प्रॉब्लम बढ़ते हैं। तो इसलिए मरीज़ आकर जो आपको शुरू में कंप्लेन करेगा, जब उसको एच पैलोरी होता है उस वक्त प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं, तो शुरू में एक तो ये बोझ है, बोझ और दर्द की कंप्लेन भी करेगा, जलन की कंप्लेन भी करेगा, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए ऐसी चीज़ें जो मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाती हैं, मरीज़ को हम रोकेंगे, तो उसके साथ फिर जब हम इलाज करेंगे तो ऐसा क्या होगा, बेहतरी की तरफ आना शुरू हो जाएगा मरीज़। तो इसमें सबसे बड़ी दवा, मैं अगर कहूँ कि एच पैलोरी के हवाले से सबसे बड़ी दवा मैं 2 देता हूँ, और उसमें एच पैलोरी भी नेगेटिव अक्सर होता है और मरीज़ की कंप्लेन भी बेहतर होती है। अगर आपको सिम्टोमेटिक नहीं भी मिल रहे तो आपको ज़्यादातर ये मिलेगी। पहला नंबर इसमें फास्फोरस का है। फास्फोरस में क्या होता है, देखिए जब ये मरीज़ को ये चीज़ें होती हैं ना, तो मरीज़ के अंदर ये उसको जलन जैसे शुरू होती है, क्योंकि साथ ही कार्डियक एंड है, तो यहाँ पर मरीज़ को एक जब तहरीक सी होती है, जलन और ससराहट सी, बोझ, तो मरीज़ को शायद लगता है कोई दिल का मसला ना हो। मरीज़ हमेशा आप देखें एच पैलोरी वाला मरीज़ चक्कर कितने लगाता है, एक नफ्सियाती मरीज़ भी और ये भी बार बार टेस्ट करवाएगा, बार बार रिपोर्टें कराता रहेगा कि हार्ट का मसला तो नहीं, ईसीजी कराएगा, कभी फिर बार बार हो रहा है कि और तो नहीं मसला हो गया, ठीक है ना। तो ये खौफ, वहम, वसवसे, बेचैनी, कुछ हो जाएगा,
और जलन के साथ ये आपको मिलेंगे फास्फोरस के अंदर, और उसके साथ अगर सीने में भी जलन पाई जाती है तो इसके साथ हेल्पिंग इसकी मेरी प्रैक्टिस में बड़ी दवाई आयरस वर्स है। और आप देखेंगे कि फास्फोरस 4 दिन के बाद ग्रेजुअली और हफ्ते बाद दे दें, आयरस 30 में दे दें तो काफ़ी सारे मरीज बेहतर हो जाएंगे इसके जलन के। दूसरी दवा आपके पास नेट्रम फास है। जलन, और इतनी जलन होती है कि दांत भी खट्टे हो जाते हैं और उसमें मतली उल्टी भी उसको साथ शामिल होती है। लेकिन ये कि जलन की दूसरी बड़ी दवा आपके पास फास्फोरस है। तीसरी दवा आपके पास खाना खाने की अगर फ़ौरन बाद जलन होती है, पहली फास्फोरस, प्यास ज़्यादा होगी और घबराहट होगी, नफ्सियाती अलामात साथ मिलेंगी, खौफ मिलेगा इसमें। अगर जलन है और साथ सैडनेस मिलती है, प्यास कम है, फिर आपके पास पल्सेटिला है, ये भी खाना खाने के फ़ौरन बाद जलन होती है। खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर जलन होती है तो फिर आपके पास नक्सवामिका है। इस तरह एनाकार्डियम भी हुई, खाना खाने के 2 घंटे बाद जलन होगी और खाली मैदा भी उसमें ज़्यादा होगी, खाने से ज़रा फाका होगा, 2 घंटे बाद ज़्यादा होगा। ये एनाकार्डियम और नक्स का डिफरेंस है। इस तरीके से दर्द के अंदर अगर मरीज़ आपके पास एक अपनी चंद उंगलियों को यहाँ पर रखता है और कहता है कि यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे मरीज आएंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे मैदा खराब है, आप उसकी एक्टिविटी को भी मद्देनजर रखेंगे। मरीज अगर कहता है कि मुझे यहाँ दर्द है, ऐसे हाथ रखता है, तो ये आपके पास काली बाइक्रोम का पेट साइन है। उसके अंदर भी खाना खाने के फ़ौरन बाद क्या होगा, दर्द भी होता है और बोझ भी पाया जाता है उसके अंदर। तो ये एच पिलोरी के हवाले से ज़्यादातर जो आपके पास मरीज़ आएंगे तो उसमें दर्द, जलन और बोझ, और 2 चीज़ें और भी ज़्यादा आपको कॉमन मिलेंगी। एक मरीज़ आपको कहता है कि डॉक्टर साहब जैसे खाना खाता हूँ तो पेट फूलता जाता है, खाना खाने से पेट फूलता जाता है। उसमें आपके पास जो मेरी प्रैक्टिस पहली दवा है वो फास्फोरस है। खाने के बाद अफारा होगा, मरीज़ ऐसे लगेगा जैसे मैदा फूल गया। हम अक्सर देते हैं ये गैस के वाले, जिस तरह कार्बो है, चाइना, लेकिन आप ये उनसे भी ऊपर की दवा है। फास्फोरस के अंदर एहसास पाया जाता है फूलने का। इस तरह दूसरी दवा है इग्नेशिया। इग्नेशिया के अंदर भी क्या होता है, मरीज के अंदर अगर मरीज कहता है फूलना, आपने पूछना है, मरीज कहेगा ना, वो हर चीज़ को दर्द ही कहेगा या मैदा खराब कहेगा। आपने पूछना है खाना खाने के बाद बोझ होता है, भारीपन होता है, या ऐसे लगता है जैसे अंदर से कोई चीज़ फूल रही है। मरीज अगर कहता है कि अफारा होता है, फूल रहा है, तो फास्फोरस पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपकी दवा है इग्नेशिया। एक तीसरी कंप्लेन भी मरीज करता है, मरीज आपको कहेगा जैसे डॉक्टर साहब खाना खाता हूँ ना तो ऐसे पूरा अंदर से क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे तनाव आ गया है, कपड़े ढीले करता है, ठीक है ना। तो उसमें टॉप की 2 दवाएं, एक तो यही फास्फोरस है, फास्फोरस का मरीज भी करता है, और दूसरा लैकेसिस का, और तीसरा नक्सवामी का। नक्स, फास्फोरस और फास्फोरस कह रहा हूँ, लाइकोपोडियम, नक्सवामिका, लाइकोपोडियम और लैकेसिस। सीपीए के अंदर भी है लेकिन वो बहुत कम होती है। तो जिसके अंदर मरीज कहेगा ना यहाँ पूरा मेरा, यहाँ आपको वाज़े पता नहीं लगा अभी क्या हो रहा है, वो आपको पूरा बताएगा कि इधर पूरा खाना खाने के बाद तनाव होता है, कपड़े ढीले करता है, यूँ करता रहेगा, ठीक है ना, वो आपके पास। तो ये मेजर कंप्लेन आपके पास कैंसर में आती है, आपके पास एच पिलोरी में आते हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर आती हैं, तो आप इसी के ऊपर दवा सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक मैदे के कैंसर का केस बताता हूँ जो बहुत बेहतर था, हमारे पास अभी चल रहा है। तो मैंने जब उससे कोई अलामत लिखा था, अलामत तो कोई नहीं, और मैदे से थोड़ा इंटरनल एरिया पे नहीं था, मैदे के बाहर वाली साइड पर, इसलिए सिम्टम भी कोई नहीं थी। सिम्टम से मुराद उसे कोई दर्द हो, कोई जलन हो, किसी किस्म की सतही सी अलामत थी। तो उसकी कोई कीमो वगैरह भी हुई। तो अब वो कह रहे थे कि कीमो की वजह से तबीयत ज़्यादा ख़राब होने शुरू हो गई है, तो हम कहते हैं चलो अब होम्योपैथिक साथ लेकर देखते हैं। तो मैंने कहा जब आपका मैदा तो आखिर ख़राब रहता होगा ना कहीं से, जब से प्रॉब्लम होने शुरू हुए। तो उसने बताया पहले होता था, पहले काफ़ी अर्सा उसके साथ सिम्टम क्या रही कि उसको जैसे खाली मैदा होता था तो उसको दर्द शुरू हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे खाना खाता है तो अफाका होता है उसके 2 घंटे बाद, यानी एडाकार्डियम की सिम्टम थी उसकी बैक हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद चूँकि दवाओं की वजह से उसकी सप्रेशन हुई है, जिसकी वजह से वो, तो उसको हमने कार्सिनोसन के साथ उसी हिस्ट्री के ऊपर जहाँ से स्टार्ट हुआ है, चूँकि मौजूदा हिस्ट्री नहीं मिल रही थी दवाओं की वजह से, सप्रेशन की वजह से, तो उसकी हिस्ट्री के ऊपर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सारा फाक़ा है और उसमें बेहतरी भी है। तो इसलिए आपके पास
आप एक मरीज़ जब आता है, आप उसकी करंट हिस्ट्री नहीं मिल रही, शुरुआत की हिस्ट्री पूछ लें, क्योंकि मरीज़ का ट्रैक वही होता है। आप अक्सर देखते हैं कि एक मरीज़ जो बार बार आपके पास बीमार होकर आता है, वो एक ही अलामत या एक ही तरीके का बीमार होकर आ रहा होता है, क्योंकि बार बार जो उसके इफेक्टेड पार्ट या इफेक्टेड ऑर्गन होते हैं वो वही होते हैं। तो इसलिए ये मैदे के हवाले से हमारा इस मुख्तसर वक्त के अंदर चंद चीज़ें आपके सामने रखी हैं। आप कोशिश करेंगे कि इनको प्रैक्टिकली देखें, इसी तरह समझें और इसके ऊपर एतमाद के साथ अप्लाई करें। इंशाअल्लाह ताला मैदे के मसले जो हैं आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मेरा टाइम पूरा हो गया, इसलिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।